हेलो। इस वाली वीडियो में हम बात करेंगे लिम्बिक सिस्टम के बारे में। हमने देखा था पहले पूरे ब्रेन के स्टार्ट करा था, तो अभी लिम्बिक सिस्टम क्या होता है। लिम्बिक सिस्टम मतलब होता ये मतलब एक ब्रेन का एक प्रिमिटिव पार्ट है जो कि लॉजिकल नहीं सोचता है। ये सिर्फ इमोशंस के बेस पे हमारा बिहेवियर डिसाइड करता है। फॉर एग्जांपल जब हम बहुत पुराने मतलब इवोल्यूशन से बहुत पहले हमारे पास नियो कॉर्टेक्स नहीं था, ये आगे का फ्रंटल कॉर्टेक्स इतना जो कॉग्निटिव थिंकिंग वाला पार्ट है ये नहीं था, तो हमारे पास लिम्बिक सिस्टम था बहुत 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 साल पहले, हज़ारों साल पहले, जब ब्रेन इतना एडवांस नहीं था। तो यही एक इकलौता ऐसा सिस्टम था जो हमारे बिहेवियर को जज करता था, इफ़ेक्ट करता था बेस्ड ऑन कि हमारा इमोशन क्या है। तो ये आज भी हमारे ब्रेन में है मतलब, और इसके बेस पे हमारा बहुत कुछ बिहेवियर डिसीजन डिसाइड होते हैं। तो लिम्बिक सिस्टम इज़ द प्रिमिटिव पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट अफेक्ट्स या डिसाइड्स आवर बिहेवियर ऑन द बेसिस ऑफ आवर इमोशंस। ठीक है। सो एमिगडाला एक पार्ट होता है इसमें। एमिगडाला को आमंड शेप बोलते हैं। आमंड मतलब बादाम की तरह होता है ये। और इसका मेन फंक्शन मेमोरी एंड इमोशन से रिलेटेड हमारे बिहेवियर को अफेक्ट करना है। इसको विंडो ऑफ द लिम्बिक सिस्टम भी बोलते हैं। अब एक पैपेज सर्किट होता है लिम्बिक सिस्टम में, मतलब ये कई सारे कंपोनेंट है एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सम स्ट्रक्चर्स, और ये पूरा एक क्या बनाते हैं, पैपेज सर्किट बनाती है। पैपेज सर्किट लिम्बिक सिस्टम का ही पार्ट है। तो पैपेज सर्किट को ऐसे याद रखा है CHMAT, चमाट। ओके। सो सी से है सिंगुलेट गायरस या सिंगुलेट गायरस। एच से है हिपोकैम्पस। एम से है मेमिलरी बॉडी। AT से है एंटीरियर न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस। तो जो सिंगुलेट गायरस है वो हिपोकैम्पस से कनेक्ट रहती है विद द हेल्प ऑफ ERC, एंटोराइनल कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स हमने देखा था कि अल्जाइमर में सबसे पहला जो अफेक्ट होता है पार्ट ब्रेन का, वो ERC, एंटोराइनल कॉम्प्लेक्स होता है। फिर हम हिपोकैम्पस से मेमिलरी बॉडी को कनेक्ट कौन करता है, फोर्निक्स। फिर मेमिलरी बॉडी से एंटीरियर न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस में सिग्नल जाता है, और फिर ऐसे करके ये पूरा सिग्नल ट्रांसमिट करता है। तो ये पैपेज सर्किट आता है लिम्बिक सिस्टम में। नेक्स्ट है कि हाइपोथैलेमस। हमें पता है कि थैलेमस होता है, ऐसे ही हाइपोथैलेमस भी होता है। हाइपोथैलेमस के फंक्शन से आते हैं कई बार क्वेश्चन। तो इसका पहला फंक्शन है सर्केडियन रिदम को मेंटेन करना। सर्केडियन रिदम किसे कहते हैं, एक प्रॉपर शेड्यूल है हमारा। इस टाइम सोते हैं हम, इस टाइम खाते हैं, इस टाइम हमें भूख लगती है, इस टाइम मतलब हर एक एक्टिविटी का एक स्पेसिफिक टाइम है जो कि बॉडी हमें बताती है कि हमें अभी नींद आ रही है, हमें अभी भूख लग रही है। तो दैट सर्केडियम रिदम इज़ कंट्रोल विद द हेल्प ऑफ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में कौन सा सेंटर है या कौन सा न्यूक्लियस है दैट कंट्रोल्स दिस सर्केडियन रिदम, दैट इज सुप्राकियास्मेटिक। ये सारे जो न्यूक्लियस आएंगे ना, इन सब का नाम इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ चुका है इनसे भी। तो याद रखना सर्केडियन रिदम को कौन सा न्यूक्लियस कंट्रोल करते हैं, सुप्राकियास्मेटिक। जो कियाज्मा है ना, ऑप्टिक कियाज्मा है जैसे, उसी के ऊपर सुप्राकियास्मेटिक। ओके। नेक्स्ट है फूड इनटेक रेगुलेशन। हम कितना खाना खाते हैं, हमें खाना खाते ही सटाइटी फील हो जाती है कि बस अब पेट भर गया, अब नहीं खाना है, और मतलब मन से फीलिंग आती है। तो ये जो फूड की इनटेक को कंट्रोल कर रहा है ब्रेन का कौन सा पार्ट, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में कौन सी न्यूक्लियस, लेटरल न्यूक्लियस एंड VMN हमने देखा था पीछे टेस्ट वाले में, राइट। यहाँ पे भी देखा था हमने कि जो कोडा टिम्पनी है NTS के बाद, वो थैलेमस के VMN न्यूक्लियस को सेंसेशन देती है, जो कि बाद में टेस्ट कॉर्टेक्स को लेके जाता है। तो VMN न्यूक्लियस यहाँ भी है। सो सटाइटी सेंटर VMN में होता है। सटाइटी किसे कहते हैं कि तृप्ति आ जाना, खाना खाने के बाद पेट भरने की फीलिंग आना, ये हो गया। अब टेम्परेचर रेगुलेशन को यहाँ बताया हुआ है, बट याद रखना हाइपोथैलेमस का ही काम है टेम्परेचर को रेगुलेट करना। फिर स्लीप वेकफुल साइकिल, कब जगना है कब सोना है, ये भी सर्केडियन रिदम का पार्ट है। तो ये भी सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस से कंट्रोल होता है। फिर है मेमोरी। मेमोरी में मेमिलरी बॉडी है जो वो रिस्पॉन्सिबल है मेमोरी के लिए, MCM। ओके। एंडोक्राइन फंक्शंस, हॉर्मोन्स रिलीज़ करता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से रिलीजिंग हार्मोन रिलीज़ होते हैं, हमें पता है। CRH रिलीज़ होता है, देन आपके गोनाडोट्रोपिन्स रिलीजिंग हार्मोन रिलीज़ होते हैं। तो पिट्यूटरी को सिग्नल देने के लिए हाइपोथैलेमस रिलीज़ करता है, ठीक है, रिलीजिंग हार्मोन।
और कुछ 2 हार्मोन भी है, अभी यहाँ पे बात करेंगे इनको। अब टेम्परेचर का देखते हैं पहले। टेम्परेचर रेगुलेशन में 2 तरह के टेम्परेचर रेगुलेशन हो सकते हैं, या तो ठंड में या फिर हॉट में। सपोज़ बाहर ठंड है और हमारी बॉडी में हाइपोथैलेमस है, जो कि ये सेंस कर मतलब जिसको पता चलता है कि बाहर ठंड है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको बॉडी में कुछ चेंजेस लाने होते हैं। तो वो हाइपोथैलेमस की पोस्टीरियर न्यूक्लियस है, वो कुछ चेंजेस लेके आती है, जैसे कि वेजोकंस्ट्रिक्शन कर देना, ओके, एंड शिवरिंग करना, ठीक है। तो ये जो भी तरीके हमें ठंड से बचाने के लिए ब्रेन करता है, वो पोस्टीरियर न्यूक्लियस के अंडर आता है, ओके। दूसरा, बाहर गर्मी है, हॉट इन्वायरमेंट में है, हमारे अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे हॉट इन्वायरमेंट में। हमारा स्वेटिंग बढ़ जाएगा, पर्सपिरेशन वगैरह। देन हमारी हीट डिसिपेशन बढ़ जाएगी बॉडी से, हमें प्यास लगेगी ताकि बॉडी में डिहाइड्रेशन ना हो। तो ये जो सारे चेंजेस होते हैं हॉट इन्वायरमेंट में बॉडी के अंदर, ये कौन कंट्रोल करता है? एंटीरियर न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस। तो याद रखना, एंटीरियर हॉट है एंड पोस्टीरियर कोल्ड है, ठीक है। टेम्परेचर के बाद हमने एंडोक्राइन का भी देखा कि हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। अब मैंने कहा जितने भी मतलब कई बहुत सारे रिलीजिंग हार्मोन रिलीज़ करता है हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी के लिए, ताकि पिट्यूटरी फिर अपना मेन हार्मोन रिलीज़ करे, ठीक है। बट 2 हार्मोन है जो कि हाइपोथैलेमस खुद रिलीज़ करता है, ओके। तो वो 2 हार्मोन कौन से हैं? ऑक्सीटोसिन एंड वेजोप्रेसिन। ये हार्मोन्स हाइपोथैलेमस खुद बना करके पिट्यूटरी तक लेके जाता है, ठीक है। तो ये इनसे क्वेश्चन आया हुआ अभी, शायद रिसेंट ही पेपर में आया था कोई। ऑक्सीटोसिन के लिए कौन सी न्यूक्लियस है? पैरावेंट्रिकुलर। एंड वेजोप्रेसिन के लिए कौन सी न्यूक्लियस है? सुप्राऑप्टिक। इन दोनों में से किसी पे क्वेश्चन आया था इस बार। वैसे तो सारी न्यूक्लियस इंपॉर्टेंट है, सारा ही फंक्शन इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर का रेगुलेशन, देन मेमोरी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, सर्केडियन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये पूरा सर्किट का सीक्वेंस ही, एच के बाद एम देन ए टी, ओके। ये दोनों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पैरा वेंट्रिकुलर एंड सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस। ये याद रखना, ये ऑप्टिक है, सुप्रा ऑप्टिक है, वो सुप्रा कियास्मेटिक है, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट इसी में अगला टॉपिक है लर्निंग एंड मेमोरी का। हम कहते हैं ना हमारा ब्रेन लर्निंग और मेमोरी को बनाने में हेल्प करता है। तो कौन से पार्ट्स हैं, लेट्स सी। चलो पहले हेमिस्फेयर का देखते हैं कि हमारे पास 2 हेमिस्फेयर है, लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फेयर। जो लेफ्ट हेमिस्फेयर है ना, दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर लर्निंग लैंग्वेज, स्पीच एंड लॉजिक। तो एल से याद रखना, एल से एल एल एंड एल, ओके। तो कुछ भी चीज़ हम लर्न करते हैं तो लेफ़्ट का काम है वो। कोई भी लैंग्वेज सीखना, कोई भी लैंग्वेज सीख करके बोलना उस चीज़ को, ठीक है। एंड कोई भी लॉजिक फाइंड करना किसी चीज़ में, तो ये लेफ़्ट का काम है। अब लेफ़्ट में अगर डिफेक्ट हो जाता है, इंजरी हो जाती है, तो हमें क्या क्या देखने को मिलता है? एफेजिया। इंसान बोलेगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि स्पीच कौन कंट्रोल कर रहा था? लेफ़्ट वाला। ए कैलकुलिया, कैलकुलेशन बेस जो हमारे ब्रेन में फंक्शन होता है, क्यों? लॉजिक पे कौन काम कर रहा था? लेफ़्ट वाला। तो ए कैलकुलिया हो गया। तो एफेजिया एंड ए कैलकुलिया लेफ़्ट की वजह से हो जाता है, क्योंकि बोल नहीं पाएगा, स्पीच लैंग्वेज की वजह से डिफेक्ट में, एंड लॉजिक के डिफेक्ट की वजह से ए कैलकुलिया, ओके। नेक्स्ट है राइट हेमिस्फेयर। कौन से पार्ट्स को, कौन से फीचर्स को कंट्रोल करता है? ये कंट्रोल करता है 3D ओरिएंटेशन। हम किसी भी चीज़ को 3D देख सकते हैं, 3D उसको ज्यूम कर सकते हैं, ओके। क्रिएटिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो मेनली ये है। हम कह सकते हैं जो राइट है ना, वो पहचानने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। किसी भी ऑब्जेक्ट को, चीज़ को जो आइडेंटिफाई करने का काम है, वो राइट का काम है। इसमें डिफेक्ट हो जाता है, इंजरी हो जाती है, तो हमें देखने को मिलता है ए स्टीरियोग्नोसिस। स्टीरियोग्नोसिस क्या होता है? आँख बंद करके आप ऐसे करोगे और आपको उसकी शेप से, उसके टेक्सचर से आप आइडिया लगाते हो कि ये क्या ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो अगर वो नहीं लगा पा रहा है तो ए स्टीरियोग्नोसिस हो जाएगा, क्यों? क्योंकि मैंने कहा ना, राइट का काम है पहचानना, ठीक है। अब है एग्नोसिया सिमिलरली कि आपके पास सामने पड़ा है, अब आपको बोलना है कि ये क्या है, तो हमें याद नहीं आ पा रहा है ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो वही कि हम अगेन पहचान नहीं पा रहे, उसमें तो सिर्फ टच करके आपको पहचानना था, आंख बंद करके। एग्नोसिया में आप देख रहे हो, आपने उस चीज़ के बारे में सुना है कि ये क्या है, पेन है जैसे। अब किसी को बोल दे ये क्या है, उसने पहले सुना हुआ है पेन है, बट उसको उस टाइम नहीं पता चल रहा होगा ये क्या है, तो ये एग्नोसिया हो गया। एंड हेमीस्पेशियल नेग्लेक्ट। हेमीस्पेशियल नेग्लेक्ट का मतलब कि वो इंसान सिर्फ आधे ही, लेफ्ट साइड या एक ही साइड ऑफ द बॉडी को अपना समझेगा, दूसरा साइड उसको कभी फील ही नहीं हुआ। जैसे वो आधी दाढ़ी शेव करता है और
मतलब आधी बॉडी की केयर करता है अपनी, तो हेमी स्पेशल, हेमी मीन्स आधा, और आधी को क्या कर देता है, नेग्लेक्ट कर देता है। तो ये राइट की डिफेक्ट है। अब ये दोनों भी एक तरह से इम्पॉर्टेंट है। अब एक ये हम लिखते हैं लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन एंड लॉन्ग टर्म डिप्रेशन। क्या मतलब है? इसका मतलब होता है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करना। हम कहते हैं कि हमने कुछ याद करा, अब वो बहुत लंबे टाइम तक हमें याद रहती है, तो इसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन। इसमें किसका रोल है? हिपोकैम्पस में, हिपोकैम्पस का। हिपोकैम्पस क्या करता है? जो भी शॉर्ट टर्म मेमोरी है उस सपोज आपने कुछ सीखा कि लेट्स से ये सीखा आपने कि लेफ्ट हेमिस्फेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंग्वेज लर्निंग स्पीच, ठीक है। ये जो इन्फॉर्मेशन है, अब अगर आपने एक बार पढ़ ली इसको, तो ये शॉर्ट टर्म मेमोरी में आ गई आपकी, ठीक है। बट लेट्स से आपने इसको थर्ड डे, सेवन्थ डे या फिर हर वीक पढ़ा, हर महीने पढ़ा, तो जो इसका एक बार साइनेप्स बना था ना न्यूरॉन्स में, हमारा ब्रेन न्यूरॉन्स की हेल्प से काम करता है, न्यूरॉन्स में सिग्नल जनरेट होता है, ओके। तो लेट्स से इस वाली इन्फॉर्मेशन के लिए एक दो मतलब एक कई सारे न्यूरॉन्स में एक सिग्नल बना था। अब आप सेम इन्फॉर्मेशन रिपीट कर रहे हो ब्रेन के लिए बार बार, तो वही जो न्यूरॉन्स का सिग्नल था वो बार बार स्टिमुलेट होएगा। तो ब्रेन में क्या होता है, जब एक ही सिग्नल बार बार स्टिमुलेट हो रहा होता है, तो वो ब्रेन के लॉन्ग टर्म में चली जाती है इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो इसी का काम है लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन, जो कि हिपोकैम्पस करता है। एक ही नर्व सिग्नल को साइनेप्स के थ्रू बार बार अगर स्टिमुलेट किया जा रहा है, तो हिपोकैम्पस उसको लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट कर देता है, और इसी को क्या बोलते हैं? लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन। किसी भी इन्फॉर्मेशन को शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करना। तो क्वेश्चन आता है कि इसमें किसका, कौन से पार्ट का रोल है? हिपोकैम्पस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन। लॉन्ग टर्म डिप्रेशन, इसमें किसका रोल है? सेरिबेलम का। सेरिबेलम का काम है कि हम लंबे टाइम तक अगर किसी चीज़ को नहीं याद करते हैं तो वो चीज़ भूल जाती है, डिप्रेस हो जाती है, ठीक है, सेरिबेलम का, ओके। क्योंकि हम ब्रेन नहीं चाहेगा कि जो चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है उसको उसके जो साइनेप्स बने हुए हैं वो थोड़े टाइम बाद गायब हो जाते हैं, उनमें इन्फॉर्मेशन, ओके। तो वो डिप्रेस कर दिए जाते हैं, और हमें लगता है कि वो इन्फॉर्मेशन हमें याद ही नहीं, हमने तो कभी पढ़ी नहीं वो इन्फॉर्मेशन, क्योंकि वो डिप्रेस हो चुकी है सेरिबेलम की हेल्प से। इसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म डिप्रेशन, जो कि सेरिबेलम करता है, ओके। जैसे मैंने बताया कि ये लॉन्ग टर्म शॉर्ट को लॉन्ग में कन्वर्ट करता है, इसी को क्या बोलते हैं? मेमोरी कंसोलिडेशन। कंसोलिडेट हो जाती है वो मेमोरी, ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं आपका ब्रोकाज एंड वर्निके एरियाज। हमें एनाटमी में पता है इनकी लोकेशन। जो ब्रोका है वो इन्फीरियर फ्रंटल कॉर्टेक्स में लोकेटेड होता है, जो वर्निके हैं वो सुपीरियर टेम्पोरल कॉर्टेक्स में लोकेटेड है, ओके। ये मैंने ब्रेन बनाया है, तो ये हमारा फ्रंटल कॉर्टेक्स है, ये टेम्पोरल कॉर्टेक्स है, कान के पास वाला पार्ट, ओके। तो जो ब्रोका है ना, वो फ्रंटल में भी जो लोअर मोस्ट फ्रंटल पार्ट है, जैसे हम इन्फीरियर फ्रंटल कॉर्टेक्स बोलते हैं, उसमें लोकेटेड होता है ब्रोका एरिया, ओके। एंड जो वर्निके हैं वो हमारा टेम्पोरल के सुपीरियर पार्ट में लोकेटेड होता है, ठीक है। तो ब्रोका एंड वर्निके ये दो लोकेशन होगी। अब इनका मेन काम क्या होता है? ब्रोका को मोटर स्पीच एरिया बोलते हैं एंड वर्निके को सेंसरी स्पीच एरिया, ओके। तो दोनों का काम स्पीच में है, बट एक का काम है मोटर, एक का काम है सेंसरी। अब होता क्या है, वर्निके का काम मैंने कहा सेंसरी में है एंड ब्रोका का काम मोटर में है। सपोज़ मुझे कुछ बोलना है, मुझे बोलना है कि मैंने ये पेन सदर बाज़ार से ख़रीदा था 10 रुपये का, लेट्स से ये इन्फॉर्मेशन है। अब मुझे पता है जो मैं बोलना चाह रही हूँ वो मैंने मेरे ब्रेन में एक बार सेंस होती है, ठीक है। तो मुझे इस बात का आइडिया है कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, क्या मुझे पता है क्या बोलना चाह रही हूँ मैं, ठीक है। तो ये वर्निके डिसाइड मतलब वर्निके में होता है कि हम जो बोल रहे हैं वो हमें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ओके। अब इस बात को मैं कैसे बोलूँ, किन किन मसल्स को यूज़ करूँ, कैसे एक्सप्रेशन यूज़ करूँ, ये सब कौन कंट्रोल करते हैं? ब्रोका एरिया। तो ब्रोका का काम है मोटर, मोटर मतलब मसल्स को मूव करके वो चीज़ बुलवाना। वर्निके का काम है जो मैं बोलना चाहती हूँ उसको सेंस करना कि मुझे समझ में तो आ रहा है ना मैं क्या बोल रही हूँ। तो ये दोनों काम है वर्निके और ब्रोकास का। अब कुछ फाइबर्स होते हैं जो इनको कनेक्ट करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? आर्कुएट फाइबर्स। आर्कुएट फाइबर्स क्वेश्चन आया था इससे भी एक बार। तो आर्कुएट फाइबर क्या करता है? वर्निके को ब्रोका से कनेक्ट करता है। क्यों कनेक्ट करता है? सपोज़ मुझे कुछ बोलना है, तो मेरे इस वाले कॉर्टेक्स से इन्फॉर्मेशन आई, आइडिया जनरेट हुआ कि मुझे ये बोलना चाहिए, ओके। वो फिर डिसाइड करता है कि
पहले तुम समझ लो कि तुम्हें क्या बोलना है, ठीक है, समझ में आ गया मुझे। और फिर वो मोटर स्पीच एरिया को मैसेज भेजता है और ये फिर आगे हमारी टंग की मसल को कंट्रोल करती है। ओके, तो अब मुझे समझ में आ गया मुझे क्या बोलना है, मुझे उसका मतलब पता है। इसको इसको समझने को क्या बोलते हैं? कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन, कॉम्प्रीहेंशन मतलब समझना, मुझे पता है मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, ठीक है। तो कॉम्प्रीहेंशन का काम इसका होता है, ठीक है। अब ये उस अपनी जो आइडिया था उसको भेजता है ब्रोका में, ठीक है। किसके थ्रू? आर्कुएट फाइबर्स के थ्रू। अब ये पूरा जो सिग्नल है ये याद रखना है। अच्छा, तो हमने कहा ब्रोकाज है वो होता है इन्फीरियर फ्रंटल कॉर्टेक्स में, अभी देखा। वर्निके होता है सुपीरियर टेम्पोरल कॉर्टेक्स में। किससे कनेक्ट रहते हैं? आर्कुएट फेसिकल्स, फेसिकुलस से कनेक्टेड रहते हैं। अब दोनों में डिफेक्ट देखते हैं। लेट्स से ब्रोकाज में आपके पास डिफेक्ट आ गया। ब्रोकाज में डिफेक्ट आ गया, तो ब्रोकाज में डिफेक्ट आ गया तो लेट्स से ये वाली इन्फॉर्मेशन मुझे बोलनी है कि सदर बाज़ार से 10 रुपये में ये पेन खरीदा था मैंने मंडे को। ओके, अब मुझे समझ में तो आया कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन डिलीवर करनी है अपने मुंह से, ठीक है। तो वर्निके ने मेरा सही काम किया, बट मेरा मोटर एरिया ख़राब है, ये वाला ब्रोकाज एरिया ख़राब है, तो मेरी टंग की प्रॉपर मूवमेंट्स नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो मैं कुछ ऐसे बोलूँगी पेन बाजार, ठीक है। तो मुझे आइडिया है मुझे क्या बोलना है, बट मुझसे बोला नहीं जा रहा है वो चीज़, क्योंकि मोटर ब्रोका वाला एरिया डैमेज है, ठीक है। अब लेट्स से कि आपका वर्निके में डैमेज है। वर्निके में डैमेज होता है तो क्या होता है? वर्निके किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था? कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन मतलब जो आप बोलना चाह रहे हो आपको समझ में तो आ रहा है, ठीक है। तो इसमें आपका वर्निके ख़राब है, ब्रोका सही है, मतलब आप बोल तो सकते हो लेकिन आप जो बोलोगे आपको समझ नहीं आएगा आप क्या बोल रहे हो। तो मैं कुछ भी बोलने जा रही हूँ, बहुत स्पीडली बोलूँगी मैं, क्योंकि मेरा मोटर एरिया बिल्कुल सही है। तो इनकी वीडियो देखना कि दोनों ही वर्निके और मोटर ब्रोका में कैसे इंसान बात करते हैं। ब्रोकाज में तो वो बोल ही नहीं पाता है, फ्लुएंट नहीं, तो इसको बोलते हैं ब्रोकाज। मैंने बताया नहीं, ब्रोकाज के जो डिफेक्ट की वजह से होते हैं उसको बोलते हैं ए फ्लुएंट, ए फ्लुएंट, ए फेजिया, क्योंकि इसमें ए फ्लुएंट फ्लुएंसी नहीं आ रही है। इसकी फ्लुएंसी किसे कहते हैं? जल्दी जल्दी जो भी आप बोलना चाहते हो बोल पाओ, बट इसमें तो बोल ही नहीं पा रहा है वो। लेकिन वर्निके में क्या होता है? फ्लुएंट ए फेजिया होता है, इसमें बहुत स्पीडली बोलता है इंसान, बहुत क्लियर स्पीडली बोलता है, लेकिन जो वो बोल रहा है ना उसको समझ में आएगा और ना हमें समझ में आएगा कि ये क्यों बोलना चाह रहा है ऐसा, क्योंकि उसको कॉम्प्रिहेंशन में डिफेक्ट है, ठीक है। अब क्या होगा अगर आर्कुएट फाइबर में डैमेज हो जाए? आर्कुएट फाइबर में डैमेज हो जाए तो इसको बोलते हैं कंडक्शन एफेजिया, क्योंकि कंडक्शन का काम कर रहा था ना, इस वाली इन्फॉर्मेशन को जो इंसान ने समझी थी उसको स्पीच के फॉर्म में डिलीवर करने के लिए सिग्नल जा रहे थे। अब इसमें डैमेज हो गया तो वो कंडक्शन एफेजिया हो जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ लिखी है, अगर आर्कुएट में कमी डिफेक्ट हो गया तो कंडक्शन एफेजिया आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन आया था एक बार कि इन दोनों को कौन कनेक्ट करता है। इन दोनों की लोकेशन से भी इम्पोर्टेंट है, कहाँ कहाँ होता है। इनका ब्रॉडबैंड एरिया भी देख लेना, 22, 44, 45, 41, 42 ऐसे कुछ करके। ओके, एंड इनके डिफेक्ट देखना कि इसमें एफ्लुएंट होता है, इसमें एफ्लुएंट नॉन कॉम्प्रिहेंसिव। ओके, एक फिर हम एक पढ़ते हैं प्रोस्पैग्नोसिया क्या होता है। मैंने कहा ना एग्नोसिया, एग्नोसिया मतलब होता है कि हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, तो इसमें भी प्रोस हटा दो तो एग्नोसिया है। इसमें क्या होता है हम इंसान के चेहरों को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। सपोज़ आपको कोई बहुत ही जानने वाला मिला, आप याद नहीं कर पा रहे हो यार इस इंसान कौन है ये, मतलब आपको ऐसा लगेगा मैंने इसको देखा है कहीं, बट आपको याद नहीं आएगा कि यार ये कौन है, इसका नाम क्या है। ओके, उसको बोलते हैं प्रोस्पैग्नोसिया, मतलब चेहरों को पहचान नहीं पाना। और वो देखने को मिलता है इन्फीरियर टेम्पोरल लोब के डिफेक्ट में। टेम्पोरल लोब के इफ इन्फीरियर वाले पार्ट में अगर डैमेज हो जाए तो प्रोस्पैग्नोसिया हो जाता है। ओके, ये भी टॉपिक छोटा सा, इसको भी कर लेते हैं। CSF, CBF एंड BBB, ब्लड ब्रेन बैरियर। नॉर्मल CSF होता है 150 ml। ओके, ये इन्फॉर्मेशन याद इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट लेट से पढ़ लेते चलो। मैग्नीशियम एंड क्लोराइड CSF में ज़्यादा होते हैं, कैल्शियम एंड पोटेशियम कम होते हैं। ग्लूकोज कितना होता है CSF में? 2/3 ऑफ द प्लाज्मा होता है, मतलब अगर प्लाज्मा में जितना है उसका 2/3 पार्ट हो जाता है CSF में ग्लूकोज। इसलिए हम देखते हैं कि हमारे पास जब इन्फेक्शन हो जाता है, मेनिंजाइटिस हो जाती है जब हमें, तो CSF में जो ग्लूकोज का लेवल है ना वो क्या हो जाता है, वो रिड्यूस हो जाता है। वाई? क्योंकि ये जो ग्लूकोज है CSF में थी 2/3, ये वो जो ऑर्गेनिज्म है वो कंज्यूम करने लगते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म का इन्फेक्शन है मेनिंजाइटिस में जिसमें ग्लूकोज नॉर्मल रहती है?
वो है वायरल, क्योंकि वायरस को न्यूट्रिशन के लिए किसी भी न्यूट्रिएंट की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो ये हो गया। अब पढ़ते हैं, हमें पता है कि स्लीप वेव पैटर्न्स होते हैं हमारे पास, अल्फ़ा, बीटा, डेल्टा, थीटा वेव्स। ओके, सो अल्फ़ा वेव इसको तो ये मैंने बनाया है कि सबसे पहले अल्फ़ा आई, फिर थीटा वेव आई, डेल्टा वेव आई एंड बीटा वेव आई। तो ये पूरा पैटर्न है। अल्फ़ा वेव कब आती है? सपोज़ आप लेट गए हो, आपने आँख बंद कर ली हो, बट लेट्स से 5 या 10 मिनट के लिए आपको नींद नहीं आई है, बट आपने आँख बंद करके इधर दिमाग में ख्याल आ रहे हैं जब आप सोने के लिए जस्ट लेटते हो। तो जो सबसे इनिशियल वाली फ़ेज़ होती है ना, उसमें आइज़ आर क्लोज्ड। तो अल्फ़ा वेव की क्या क्वालिटीज़, क्या फीचर्स होते हैं कि इसमें आइज़ क्लोज्ड होती है, लेकिन माइंड वेंडर कर रहा होता है। वेंडर मतलब भटकना, इधर उधर घूम रहा होता है। तो आइज़ आर क्लोज्ड बट माइंड वेंडर कर रहा होता है। तो ये है अल्फ़ा वेव। ओके, ये सबसे इनिशियल वेव होती है स्लीप में। ठीक है, फिर अब आपको नींद आना स्टार्ट हो गई, तो जो शुरू की नींद होती है आपकी, तो वो NREM से मैंने बताई है। NREM में 4 स्टेजेस होती है आपकी, 1 2 3 4। ठीक है, तो जो NREM फर्स्ट स्टेज है, उसमें आपकी नींद इतनी डीप नहीं है, सुपरफिशियल डीप है। ओके, फिर सेकंड फेज़ आती है NREM की। तो जो सेकंड NREM की स्टेज है, वो लॉन्गेस्ट NREM की स्टेज होती है। इसमें आपको स्पिंडल वेव्स एंड के कॉम्प्लेक्सेस देखने को मिलते हैं। इनसे क्वेश्चन आया था, इन दोनों टर्म्स को याद रखना कि कौन से NREM में देखने को मिलते हैं। NREM 2 में देखने को मिलते हैं स्पिंडल वेव एंड के कॉम्प्लेक्सेस। देन NREM 3 एंड 4। जो NREM 3 एंड 4 है ना, ये थोड़े डीप वेव्स हैं, मतलब सॉरी डीप स्लीप के वेव्स हैं। तो इन दोनों में आपको थीटा एंड डेल्टा वेव्स देखने को मिलते हैं। अब आप सो गए हो, NREM स्टेज आ चुकी है, तो आप सो रहे हो। ठीक है, फिर NREM के बाद आपके पास REM स्लीप आती है। NREM स्लीप में आपके पास बीटा वेव्स आते हैं। जो बीटा वेव्स होते हैं ना, उनके उसके कैरेक्टरिस्टिक ये होते हैं कि इस टाइम जो ब्रेन है वो सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। एक्टिव इन द सेंस, उसमें जो वेव्स पैटर्न होते हैं वो सेम ऐसे होते हैं जैसे हम जगे हुए होते हैं, और हमारा माइंड अलर्ट एंड फोकस्ड होता है। तो देख, पैराडॉक्सिकल बात है ये कि हमारा ब्रेन सो रखा है, ठीक है, बट उसमें पैटर्न्स वैसे ही दिख रहे हैं जैसे कि हमें एक जगे हुए इंसान में देखने को मिलते हैं। इसलिए NREM में बीटा वेव्स मिलती हैं। बीटा वेव्स कैसी वेव्स होती है? अलर्ट वेव्स होती हैं। जैसे अलर्ट इंसान में, फोकस्ड इंसान में आपको वेव्स मिलती है, ऐसी बीटा वेव्स होती है आपकी NREM स्लीप में। और REM के क्या फीचर्स हैं? REM में आपकी पूरी बॉडी की जो सारी मसल्स है वो क्या हो जाती है? रिलैक्स हो जाती है, रिलैक्स हो जाती है। ठीक है, रिलैक्स मसल्स, एक्सेप्ट कौन सी मसल्स हैं जो कि REM में रिलैक्स नहीं होती है? हाँ, इसके नाम में ही है रैपिड आई मूवमेंट्स। इस वाले में आँख की मूवमेंट्स रैपिड होती है। तो एक्सेप्ट आई की जो मसल्स हैं वो आपकी रिलैक्स नहीं होती, क्योंकि वो मूव कर रही होती है। दूसरी आपकी इसी वाली स्टेज में आपको क्या बोलते हैं उसको, पेनाइल इंटिमिशंस देखने को मिलते हैं। पेनाइल इंटिमिशंस, ठीक है, कि जो पेनाइल इरेक्शन होता है ना, वो आपके REM स्टेज में होता है। ठीक है, और आई मसल्स भी इस वाले स्टेज में आपकी मूवमेंट शो करती है। बाकी बॉडी की सारी मसल रिलैक्स हो जाती है, एटोनिया हो जाता है। क्या बोलते हैं उसको? एटोनिया, मतलब टोन खत्म हो जाती है पूरी बॉडी की। ठीक है, इस वाले, हाँ, ये वाले बात के बाद क्वेश्चन आता है कि कौन से स्टेजेस में आपको सपने दिखते हैं? तो आंसर है सारी स्टेजेस में आपको सपने दिख सकते हैं। कौन से स्टेज के सपने आपको याद रहते हैं? तो REM के ही आपको याद रहते हैं, इसलिए इसको याद से रख सकते हैं। REM में रीमेंबर, REM रीमेंबर लिखते हैं ना, रिमेंबर। तो रिमेंबर में REM आता है, तो REM के सपने हमें रिमेंबर रह जाते हैं, NREM के सपने याद नहीं रहते हैं, बट दिखते हैं हमें सपने सारी स्टेजेस में। ठीक है, तो अब जल्दी से देख लेते हैं। अल्फ़ा वेव में मैंने बताया, इसमें माइंड वेंडरिंग रहता है, आइज़ क्लोज रहता है शुरू में ही, जब इनिशियल स्लीप में हम जाने वाले होते हैं। REM स्लीप होती है, इसमें बीटा वेव्स देखने को मिलती है। आइज़ की रैपिड मूवमेंट होती है। मसल में, पूरी बॉडी की मसल में एटोनिया, मतलब एब्सेंट टोन खत्म हो जाती है, बहुत रिलैक्स हो जाती है सारी मसल। जेनाइटल ऑर्गन एनलार्जमेंट, पेनाइल इंट्यूमिसेंस बोला, पेनाइल एनलार्जमेंट। तो ये सारे आपको REM में देखने को मिलते हैं। ओके, अच्छा, हाँ, कैसे पता लगाओगे कि किसी इंसान को साइकोलॉजिकल है या फिर साइकोलॉजिकल है या फिर कोई ऑर्गेनिक कोज है इरेक्टाइल डिसफंक्शन में? हम देखेंगे अगर उस इंसान को स्लीप के दौरान पेनाइल इरेक्शन हो रहा है, ओके,
तो इसका मतलब जो उसका इरेक्टाइल डिसफंक्शन का कोज है वो साइकोलॉजिकल है, ठीक है। और अगर कोई ऑर्गेनिक कोज होगा, ठीक है, कोई डिफेक्ट होगा ब्लड वेसल्स में और किसी भी चीज़ में, तो उसको आरईएम में भी कभी पेनाइल इरेक्शन नहीं होगा। तो ये एक डिफरेंशिएटिंग फीचर जो कि हम आरईएम स्लीप से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। फिर ग्रोथ हार्मोन है वो कौन से स्टेज में इंक्रीज होता है? ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज इन डीप स्लीप NREM3 एंड NREM4 स्टेज होती है ना, इनमें ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज होता है। ब्रुक्सिज्म होता है दांत जॉ होती है जो उसको क्रश करके मसल के सोते टाइम मसलते हैं बच्चे, मतलब पूरी दोनों जॉ को आपस में वो टाइटली क्लोज करते हैं। तो ब्रुक्सिज्म होते हैं ये वाले। तो ये ब्रुक्सिज्म आपको NREM2 में देखने को मिलते हैं। तो याद रखना जितने भी स्लीप डिसऑर्डर्स होते हैं ना वो सारे आपको डीप स्लीप वाले में NREM3 एंड 4 में दिखते हैं। स्लीप में चलना, इसको सोमनेम्बुलिज्म बोलते हैं, ठीक है। सोमनेम्बुलिज्म तो ये भी आपका थर्ड फोर्थ में होता है, ओके। एक और होता है कि आपको नाइट मेयर्स आना, नाइट टेरर्स आना, ये सब भी स्लीप डिसऑर्डर्स हैं। याद रखना ब्रुक्सिज्म 2 में देखने को मिलता है, सोमनम्बुलिज्म ये सब थर्ड फोर्थ में देखने को मिलते हैं। अब एक लाइन है कि कन्वर्जन ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी टू लॉन्ग टर्म मेमोरी, इसको क्या बोला था हमने? मेमोरी कंसोलिडेशन या लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन। ये हम बोलते हैं कि हम जितना मतलब अच्छी नींद लेंगे पढ़ाई के बाद उतना हमें याद रहेगा, क्योंकि जो मेमोरी कंसोलिडेशन है वो हमारे स्लीप के दौरान होती है। वो कौन सी स्टेज में होती है? थीटा जब वेव होती है ना, थीटा वेव कब होती है? हमारी डीप स्लीप की फेज़ में। तो जब हम सोते हैं तब हमारी थीटा वेव्स NREM3-4 में आएगी और इस दौरान हमारी कंसोलिडेशन होएगी मेमोरी की, जो कि इम्पोर्टेंट है लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए।